एक राम मंदिर पहला थोड़ी बन रहा है, अभी भी बहुत सारे मंदिर है जहाँ पे अरबों खरबों की संपदा पड़ी हुई है। तो क्या उससे क्या? वहाँ रावण है, तो ये राम है, वो रावण है। बनने के बाद बहुत सारे रोजगार पैदा होंगे, ऐसा क्या आपको लगता है? नहीं, हमें तो नहीं लगता है। अब वहाँ पर किसी को बैठा देंगे थाली कटोरा लेके भीख मांगने के लिए, और इसको भी कोई रोजगार। भाई मोदी जी, योगी जी अभी तक का क्यों नहीं बना था? कि अखिलेश की सरकार नहीं थी, कि राहुल गांधी जी की सरकार नहीं थी, कि मायावती जी की सरकार नहीं थी? हर सरकार में तो यहाँ बोलिए। पार्टियों में भाजपा इस रूप में खतरनाक है ना कि ये जाति और धर्म के नाम पे समाज में बंटवारा को सबसे सत्य की खोज। क्या मंदिर बनने से, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी हैं और बीजेपी की बात ले लीजिए और उनसे जुड़े जो संगठन हैं उनकी बात ले लिया जाए, तो वो कह रहे हैं कि उस मंदिर के बनने के बाद बहुत सारे रोजगार पैदा होंगे, ऐसा क्या आपको लगता है? नहीं, हमें तो नहीं लगता है। अब वहाँ पर किसी को बैठा देंगे थाली कटोरा लेके भीख मांगने के लिए, और इसको भी कोई रोजगार कहेगा, तो हमारे लिए तो ये बहुत। टूरिज्म नहीं बढ़ेगा उसके होने से? मैं बेशक बढ़ेगा, लेकिन उसका फायदा किसको मिलेगा? जो तो भी तो देश के राजस्व में ही जाएगा पैसा, और राजस्व का क्या इस्तेमाल कर रही है? अगर सरकार के पास जो राजस्व जा भी रहा है, तो अगर वो शिक्षा पे खर्च करे, वो स्वास्थ्य पे खर्च करे, तब तो हम आम लोगों को फायदा होगा। वो राजस्व जाएगा, वही बड़े बड़े लोगों के हित में चला जाएगा। तो उस मंदिर का क्या, देश में वही एक राम मंदिर पहला थोड़ी बन रहा है, अभी भी बहुत सारे मंदिर है जहाँ पे अरबों खरबों की संपदा पड़ी हुई है। तो क्या उससे क्या फायदा हो रहा है? तो आप इससे पटना में एक हनुमान मंदिर है जो सिर्फ एक सिंगल सा हनुमान मंदिर है जो 5-6 हॉस्पिटल्स को चलाता है। आपकी जानकारी के लिए, शायद आपको पता हो या ना पता हो, वो 5-6 हॉस्पिटल्स को चलाता है। कह रही हूँ कि एक मंदिर हॉस्पिटल को चलाए, इससे ज़्यादा अच्छा होगा एक डेमोक्रेटिक सेटअप के लिए कि उसको सरकार चलाए। आप मंदिर क्यों, एक लोकतांत्रिक देश के लिए मंदिर अगर चलाता है तो अलग मंदिर, लेकिन उसमें सरकार खुद इन्वॉल्व हो जाए और वो मंदिर, उस मंदिर के जरिए एक अस्पताल बनवाए। इससे ज़्यादा बेहतर नहीं है कि सरकार बजट। यहाँ पर आके फंस जा रही है ना बात। ये है राम मंदिर वाली बात, ये है कि इसमें एक पार्टी विशेष फंसी हुई है। उनका कहना है कि हमने ही जो किया है और मैं जो विकास कर रहा हूँ उससे रोजगार भी होगा, टूरिज्म भी बढ़ेगा। ये लोग अगर उनको वाकई रोजगार देना है ना, तो मंदिर बना के ना दें। अभी बहुत सारे ऐसे मतलब रिसर्च आए हैं जिसमें कि ये है कि अगर भारत के गाँव में शिक्षा और चिकित्सा पर इन्वेस्टमेंट सरकार बढ़ा दे तो 60 करोड़ नौकरियां पैदा हो सकती हैं। ये क्यों नहीं सरकार कर रही है? क्योंकि मंदिर का मुद्दा उनके लिए ना समाज में बंटवारे को बढ़ाने का मुद्दा बन जाता है, इसलिए वो मंदिर के जरिए रोजगार दे रहे हैं। क्यों नहीं, वो खुद रोजगार दे रहे हैं। मंदिर कोई जरिया नहीं होना चाहिए। मंदिर क्या है? एक धर्म, मंदिर और मस्जिद क्या है? आप अल्लाह को मान सकते हैं या भगवान को मान सकते हैं या नहीं मान सकते हैं, ये आपकी व्यक्तिगत आज़ादी है। और एक लोकतांत्रिक देश में यही होना चाहिए, राज्य का इन्वॉल्वमेंट होना ही नहीं चाहिए। इसलिए हम लोगों का मानना है कि अगर रोजगार का सृजन का दावा जो कर रही है सरकार, उसको एक अपनी जिम्मेदारी को ना दूसरे के सिर पे मढ़ दी है। उसको एक खुद उसकी जिम्मेदारी है कि वो रोजगार दे। अब मंदिर बना रही है तो चूंकि लोग उस पर सवाल उठाएंगे कि मंदिर क्यों बन रहा है, यहाँ पर जरूरत अस्पताल की है, शिक्षा की है, तो उसी पर एक बहाना वो दे देंगे कि हाँ चूंकि मंदिर बन रहा है तो रोजगार का भी सृजन होगा। आप अलग से रोजगार का सृजन कर सकते हैं, स्कूल खोलकर, हॉस्पिटल खोल करके, मंदिर खोल कर रोजगार। ये कुछ लुभावने वादे की तरह नहीं लगता है कि अचानक से 60,000 की पुलिस की भर्तियां आ जानी और चुनाव करीब है, 2024 के चुनाव करीब है, तो ये सरकार की कहीं रणनीति तो नहीं आपको लगती? ये आप क्या, ये पूरी दुनिया जानती है कि सरकार की ये चुनाव के पहले का फेंका गया जो बकरे को ज़िबा किया जाता है, उसके पहले थोड़ा चारा दिया जाता है ना, तो वही हाल ये है कि अभी जनता को ये वोट को निचोड़ना है तो थोड़ा सा उनके चारा फेंक दिया गया है। नहीं, और बाकी क्या है, 1200 रुपये सिलेंडर था, 200 रुपये कम क्यों किया गया? इतना ज़्यादा टमाटर की कीमत थी, अचानक कम क्यों किया गया? क्योंकि उनको भी लग रहा था ना कि लोगों पर इसका गलत असर जा सकता है, और चूंकि चुनाव नज़दीक है तो वो ऐसा रिस्क अभी नहीं ले सकते हैं। तो इसलिए वो ऐसा, चूंकि अभी परिवहन विभाग में जो आंदोलन चल रहा था तो उनको पीछे हटना पड़ा क्योंकि लोगों का विरोध था उस पर। अगर सत्ता में रहते 2024 के बाद ये कुछ होता तब वो शायद ना वापस होते, क्योंकि अच्छा, सबसे बड़ी झंझट की बात ये भी है कि एक जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, हम सत्ता पे स्थापित जिसको कहते हैं, तो हमारी एक वोट बैंकिंग होती है, हमें वोट देते हैं, हमको राइट भी है, तो वो वोट सही जगह जाए ये कैसे पता चलेगा? क्योंकि जो भी पार्टियां आती हैं उसी तरीके का काम करती हैं। हमारा तो हम वही तो बात कह रहे हैं कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि अभी जो पार्टी है सत्ता में उसको मतलब और दूसरे को ला दो, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि वो भी उसी तरह की एक चोर पार्टी है।
और अब कांग्रेस हो चाहे कोई भी, अब नाम नहीं लेंगे, लेकिन सारी चुनावी पार्टियों की नीतियां वही हैं। वो जनता की ऐसी कोई ताकत ही इसको कर सकती है ना कि उन पर ऐसा दबाव बनाए कि वो आम लोगों के पक्ष में नीतियां बनाए। क्योंकि देखिए, उदारीकरण, निजीकरण की नीतियां, जिससे शिक्षा महंगी हुई, स्वास्थ्य सुविधा का प्राइवेटाइजेशन हुआ, वो महंगा हुआ, रेलवे और तमाम ऐसे सरकारी विभाग प्राइवेट किए गए और नौकरियां कम हुई, महंगाई बढ़ा। तो ये तो सबसे पहले कांग्रेस ने शुरू किया था। तो अगर हम फिर से कांग्रेस को ला देंगे तो कोई स्वर्ग आ जाएगा, ऐसा उम्मीद हम ना करते हैं, ना इस गफलत में लोगों को रखते हैं। हम ये कहते हैं कि चलिए, अभी तो आप किसी को भी चुनेंगे तो वैसे ही पार्टी होगी, लेकिन उन सभी पार्टियों में भाजपा इस रूप में खतरनाक है ना कि ये जाति और धर्म के नाम पे समाज में बंटवारा को सबसे वैसे सारी पार्टियां करती हैं, लेकिन जितना भाजपा करती है उसी तरह से नहीं। इसलिए लोगों की ताकत ही ना, कोई भी पार्टी आए, लेकिन अगर लोग एजुकेट हैं तो उनको झुका सकते हैं अपनी एकजुटता के दम पे। तो चाहे जो आए, लेकिन वही हमें इकट्ठा रहना है, हमें जाति और धर्म और ऐसी चीज़ों में बंटना नहीं है। ये देखिए, एक आंदोलन भी हो सकता है और एक संदेश भी हो सकता है। गोरखपुर में थे, अयोध्या में जो विकास हो रहा है, गोरखपुर का जो विकास हो रहा है और जितना भी विकास हो रहा है, ये सरकार की जिम्मेदारी है कि नौजवानों की योग्यताओं को पहचाने और उनके हिसाब से उन्हें रोजगार दें। ये असंभव नहीं है कि नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि अगर हमारे पास एक पेट है जिसको रोटी चाहिए तो हाथ है, दो काम, उनको काम दिया जा सकता है। अगर हमें पेट जरूरत है तो हमें काम दिया जाए, हम हाथों से काम करेंगे और वो पैदा करेंगे। और ऐसा कुछ नहीं है कि रोजगार नहीं दिया जा सकता। आप सोचिए ना कि गोरखपुर की ही तुलना कर रहे हैं, बीआरडी मेडिकल कॉलेज है, आप घूमने जाते ही होंगे कुछ ना कुछ देखने, वहाँ पे ऐसे ही लोग पड़े रहते हैं, डॉक्टर की लाइन लंबी 300-300, 400 लोगों की लंबी लाइन लगी रहती है। अगर केवल गोरखपुर की आबादी के हिसाब से लोगों को हॉस्पिटल की सुविधा बेहतर देनी हो तो बीआरडी मेडिकल कॉलेज जैसे 15 हॉस्पिटल और होने चाहिए। जबकि आप ये जानते हैं कि बीआरडी मेडिकल कॉलेज में केवल गोरखपुर के लोगों का इलाज नहीं होता है, यहाँ खलीलाबाद से, देवरिया से, चौरी चौरा से और तमाम इन इलाकों से भी लोग यहाँ पे इलाज कराने आते हैं। तो अगर गोरखपुर की आबादी के हिसाब से 15 हॉस्पिटल और खोले जाएँ तो वहाँ पे ओवरऑल पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च होगा, सड़क, बिजली, पानी की व्यवस्था होगी। इस प्रक्रिया में डॉक्टर, नर्स, सफाई कर्मी और तमाम भर्तियां होंगी। एक तो लोगों को सुविधा मिलेगी हॉस्पिटल की और दूसरा रोजगार भी सृजित होगा। और जिन इलाकों से लोग यहाँ आ रहे हैं, अगर उन इलाकों में भी हॉस्पिटल बेहतर खोले जाएं, सरकारी की बात कर रहे हैं ना कि प्राइवेट, क्योंकि सबको 500 रुपये फीस दे के हज़ारों का जाँच करा के हज़ारों का इलाज लेने का क्षमता नहीं है। तो इसलिए अगर हॉस्पिटल खोले जाएँ, स्कूल खोले जाएँ और सरकारी खोले जाए और उसमें उतना अनुशासन हो, तो अगर आईआईटी को सरकार चला सकती है तो प्राथमिक माध्यमिक विद्यालयों को भी चला सकती है और हॉस्पिटल को भी सुरक्षित बेहतर तरीके से चला सकती है। एम्स तो सरकार ही देख रही है ना। तो हमारा यही मानना है कि सरकार रोजगार, एम्स की ही बात कर लेते हैं, तो एम्स जो आई है क्या उससे लाभ है? एम्स जो गोरखपुर का है वो सब तो ठेके पर है, वो कौन सरकारी नियुक्ति हो रही है? जितनी बसें चल रही हैं इलेक्ट्रिक, वो इलाज की बात, स्वास्थ्य व्यवस्था की बात, हमारा ये कहना है ना कि प्राइवेट में भी तो स्वास्थ्य सुविधा मिलती ही है ना, क्यों नहीं मिलती? अपोलो में इलाज नहीं मिलेगा आपको, लेकिन क्या लाखों रुपए? आपने बीआरडी मेडिकल की बात की तो एम्स भी यहाँ पर गोरखपुर के लिए है। हम ये कह रहे हैं कि उसमें कुछ लोगों की ज़िंदगी में हो सकता है थोड़ा सुधार हो गया हो, लेकिन उसमें भी सारे डॉक्टर ठेके पे हैं, कोई ऐसा नहीं है कि वो सरकारी है। हमारा ये कहना है कि सरकारी हॉस्पिटल खोले जाने चाहिए और लोगों के रोजगार निश्चित, रोजगार तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, सुविधा भी तो मिलेगी। हॉस्पिटल खुलेगा तो लोगों को इलाज नहीं मिलेगा क्या? स्कूल खुलेंगे तो बहुत सारे गरीब बच्चों पढ़ने जाएंगे उसमें। कितने लोग तो हमारे साथ वाले हैं जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में मैं पढ़ती थी तो वो पढ़ ले रहे थे, लेकिन आज के कंडीशन है कि वैसे लोग आज नहीं जा पाएंगे इलाहाबाद, क्योंकि वो दरवाजे पैसे के ताले लगा दिए गए हैं। तो बात हमारी ये है कि सरकार को सीधे चुनौती है कि जो ये सारी चीजें हो रही हैं उसमें थोड़ा सा बदलाव की जरूरत है। सरकार हम चुनते ही क्यों हैं? हम चुनते इसीलिए ना कि हमारे जीवन को बेहतर करेंगे, हमारा इलाज बेहतर, हमारे ज़रूरतों को पूरा करेंगे, और इसीलिए हम टैक्स देते हैं। हम एक माचिस खरीदते हैं तब भी टैक्स देते हैं सरकार को। तो ये उनकी जिम्मेदारी है कि कम से कम हमें पहले हवाई जहाज़ में नहीं घूमना है, पहले हमारे पेट में रोटी हो, हमें पढ़ने के लिए शिक्षा मिले, हमारी दवा इलाज के लिए चिकित्सा मिले, नौजवानों को रोजगार मिले, तब हम और कोई बात करेंगे। हम चांद पे पहुँच रहे हैं, हम तमाम चीज़ें कर रहे हैं, हम ये विकास हो गया, वो विकास हो गया, दुनिया के सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में शामिल होने जा रहे हैं, लेकिन पता चल रहा है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 107वें नंबर से 111वें पर पहुंच गए, और जो हमसे पिछड़े देश हैं बांग्लादेश और पाकिस्तान, वो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमसे बेहतर स्थिति में है। तो आप क्या कहेंगे इस बात को? तो विकास किसके लिए?
किन के लिए विकास तो जाहिर तौर पे हो रहा है, लेकिन वो कुछ मुट्ठी भर लोगों के लिए हो रहा है। देश की आम मेहनतकश आबादी जो जिनकी संख्या सबसे ज़्यादा है और जो सब कुछ पैदा करती है, उनकी स्थिति नहीं बेहतर हुई है। तो हमारा यही कहना है कि नौजवानों की वो ताकत ही सरकारों को झुका सकती हैं कि वो रोजगार सृजित करें। वो जो पैसा, वो राजस्व इकट्ठा हो रहा है, टैक्स से हमारा जो पैसा जा रहा है, वो शिक्षा और चिकित्सा पे इन्वेस्ट करें, हमारी सुविधाओं पे खर्च करें, हमारे ज़िंदगी को और बेहतर बनाने में खर्च करें। ये देखिए, आपने साफ तौर पे ये बात सुनी। गोरखपुर में कब आएगी? 23 और 24 जनवरी को आएगी। तो आप लोग जो लोग भी सुन रहे हैं इस बात को, 23 और 24 जनवरी की इस यात्रा को सफल बनाने के लिए गोरखपुर में जरूर शामिल हो। और 3 मार्च को ये दिल्ली में समाप्त होगी, तो जो संभव हो तो दिल्ली भी चले। ठीक है, तो आप देख रहे थे टाइम्स ऑफ हिंद, और इस तरीके की खबरें हम आपको इसलिए भी बताते हैं ना कहीं ये युवा जो हैं, जो हमारी ताकत हैं, उन तक ये संदेश पहुंचे। तो देखते रहिए टाइम्स ऑफ हिंद। मैं शुभम त्रिपाठी, नमस्कार, जय हिंद।